हेलो एवरीवन, मैं विकास पाठक एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं जिस टेक्नो सॉल्यूशन के ऑफिशियल चैनल पर, जहां पर हम सी प्रोग्रामिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव या कैंपस प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपको सोचना इसका सही आउटपुट क्या हो सकता है। सो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इंटीजर मेन बनाया हुआ है, मेन के अंदर हमने एक मैसेज प्रिंट किया हेलो, एंड देन अगेन वी हैव डिफाइंड अनदर मेन फंक्शन इनसाइड द मेन फंक्शन। अब आपके पास ऑप्शन क्या क्या आ रहे हैं, देखिए हेलो, हेलो हाय, कंपाइल टाइम एरर, या फिर हेलो एंड इनफाइनाइट टाइम हाय। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दूं मैं, जब भी आप मेन के अंदर या किसी भी फंक्शन के अंदर किसी अन्य फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन को लेकर कोई भी एरर नहीं आता, चाहे फिर वो खुद के नाम का ही फंक्शन क्यों ना बना हो। बट फंक्शन की वर्किंग तभी होगी जब उस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। तो आप इस प्रोग्राम में देख सकते हैं मेन के अंदर एक प्रिंटफ तो चलेगा हेलो, लेकिन उसके बाद फिर अगेन जो मेन फंक्शन बना हुआ है उसकी कॉलिंग नहीं की हुई है। तो इट्स नॉट एरर बट आउटपुट विल बी ओनली हेलो। तो केवल एक बार हेलो प्रिंट होगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए प्रिंट होगा। तो चलिए इसे हम रन करके देख लेते हैं, और हमने इसे किया रन। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा हेलो, केवल एक बार हेलो प्रिंट हो रहा है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपके सामने रहा। देखिए इंटीजर मेन की बॉडी में फिर से एक बार मेन फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, बट इस टाइम पर मेन को दोबारा हमने मेन फंक्शन में कॉल किया है। तो फर्स्ट टाइम डेफिनेशन हुआ है, देन नेक्स्ट टाइम कॉलिंग हुई है। अब इस प्रकार के फंक्शन में एक कंफ्यूजन ये हो सकता है कि मेन के अंदर मेन कॉल हो रहा है, दैट मीन्स इनफाइनाइट लूप हो सकता है, रिकर्शन का प्रोग्राम हो सकता है। बट यहाँ पर रिकर्शन का प्रोग्राम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये हमारा जो पेरेंट मेन फंक्शन है, इस मेन फंक्शन में केवल एक ही बार मेन को कॉल किया गया है, और ये जो मेन फंक्शन है ये आउटर मेन को कॉल ना करके इस इनर मेन फंक्शन को कॉल कर रहा है। क्योंकि आप तो ये भी याद रखना है कि कॉलिंग का या वेरिएबल का या फंक्शन का जो बेसिक नियम है, बेसिक रूल है, वो ये है कि सबसे पहले कंट्रोल किसी भी वेरिएबल या फंक्शन को लोकल स्कोप में सर्च करता है। अगर वो लोकल स्कोप में मिल गया तो आउटर स्कोप की बात नहीं करता। तो यहाँ पर ये जो मेन मैंने कॉल किया है, ये आउटर मेन वाला मेन फंक्शन कॉल नहीं होगा, बल्कि अपनी बॉडी का जो मेन फंक्शन है उसी को कॉल किया जाएगा। तो दैट मीन्स बॉडी का मेन फंक्शन कॉल होगा, तो एक वन टाइम हाई प्रिंट होने वाला है स्क्रीन पर। तो चलिए इसे भी हम रन करके देख लेते हैं। तो देखिए ओनली वन टाइम हाई प्रिंट हुआ है। अब इस प्रोग्राम में अगर इस तरह से किया जाता, देखिएगा मैंने यहाँ पर मेन को हटा दिया, अब मैंने हाई को प्रिंट किया और मेन को कॉल किया। इस सिचुएशन पे क्योंकि इंटरनल कोई भी दूसरा मेन फंक्शन नहीं है, इसलिए खुद को कॉल करेगा। तो हाई को प्रिंट करने के बाद अगेन मेन फंक्शन प्रिंट कॉल होगा और फिर से हाई प्रिंट होगा, देन अगेन मेन फंक्शन कॉल होगा और फिर से हाई प्रिंट होगा। तो यहाँ पर इनफाइनाइट टाइम हाई प्रिंट होगा। तो ये देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार की कॉलिंग और नेस्टेड फंक्शन कॉलिंग में डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर हमने कुछ फंक्शन और भी बनाए हुए हैं जिनकी आपस में नेस्टिंग करके कॉलिंग की हुई है। तो कोड को ध्यान से पढ़िए और फिर आप इसका आंसर सोचिए। तो आप आई होप आपने क्वेश्चन का आंसर सोच लिया होगा। देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। कंपाइल टाइम एरर आ सकते हैं, या फिर 1 and 2 आएगा, या फिर 2 and 1 आएगा, या फिर कंपाइल टाइम एरर आएगा ड्यू टू डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन इनसाइड द मेन। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेरेशन हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए मेन फंक्शन के अंदर पहली लाइन देखिएगा, वॉइड फू एंड एफ। जब भी किसी भी फंक्शन या डेटा वेरिएबल के आगे डेटा टाइप लिख दिया जाता है तो वो पूरी लाइन डिक्लेरेशन के लिए हो गई। तो हियर वी आर डिक्लेयरिंग टू फंक्शंस नेमली फू एंड एफ। तो ये तो डिक्लेरेशन होगा। यहाँ पर इस लाइन पर कोई भी फंक्शन कॉल नहीं हो रहा। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पर। नेक्स्ट लाइन पे लिखा एफ, दैट मीन्स यहाँ पर हमने एफ फंक्शन को कॉल किया हुआ है। तो मेन फंक्शन की अगर बॉडी में देखें तो मेन फंक्शन में केवल एक ही फंक्शन कॉल हुआ है एफ, जबकि ये दोनों केवल डिक्लेरेशन है।
अब हम नीचे आकर देखते हैं एफ की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले एफ की डेफिनेशन पे गए और एफ में क्या प्रिंट किया हुआ है, 1। तो पहला आउटपुट क्या आने वाला है, 1। बट 1 को कॉल करने के बाद यहाँ पर फू को कॉल किया गया है, तो अब चलेगा फू फंक्शन। तो अब देखिए वाइट फू क्या काम कर रहा है, प्रिंट एफ 2 कर रहा है। तो दैट मीन पहले 1 चलेगा, 1 प्रिंट होगा, देन 2 प्रिंट होगा। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 1 एंड 2। सो लेट्स चेक इट, इसको भी रन करके देख लेते हैं। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 1 एंड 2। तो राइट आंसर विल बी 1 एंड 2। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रोग्राम में फिर से आप देखिए अगेन एक फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है वाइट फू, बट इस बार फंक्शन एक बार मेन के बाहर डिक्लेयर है। देन इंटीजर मेन शुरू किया हुआ है, वाइट फू बनाया हुआ है, देन फू को कॉल किया है, देन रिटर्न कॉल किया, बाद में फंक्शन को डिफाइन भी किया हुआ है। तो सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन क्या क्या है, कंपाइल टाइम एरर, या फिर ऑप्शन नंबर बी 2, या फिर कंपाइलर बेस्ड होगा, या फिर स्टैंडर्ड पर डिपेंड होगा। किस स्टैंडर्ड पे, डिफरेंट स्टैंडर्ड पर डिफरेंट देगा। बट ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए फंक्शन डिक्लेरेशन आप कितनी भी बार हमने, जैसे एक बार हमने बाहर किया हुआ है और फिर आपने इसे किया है लोकल। अगर हम लोकल ही स्कोप में एक से ज़्यादा बार किसी फंक्शन को डिक्लेयर करें या किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करें तब वो एरर होगी। बट अदर स्कोप में हम बार बार ये काम कर सकते हैं। दैट मीन्स एक बार हमने ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर किया, एक बार लोकल स्कोप में डिक्लेयर किया है, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब यहाँ पर फू फंक्शन को कॉल किया हुआ है, फू फंक्शन के बाहर बना है जो कि क्या प्रिंट कर रहा है, 2 प्रिंट कर रहा है। तो दैट मीन्स फाइनल आंसर विल बी 2। बिना किसी प्रॉब्लम के 2 प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसे रन करते हैं। तो देख रहे हैं आप बिना किसी प्रॉब्लम का 2 प्रिंट हो रहा है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार के प्रोग्राम में अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर हुए वाइट फू एंड मेन के अंदर एक फंक्शन डिक्लेयर्ड है, लेकिन इस बार दोनों डिक्लेरेशन की जो सिंटेक्स है, दो सिग्नेचर है, वो डिफरेंट है। आउटर फंक्शन नॉन पैरामीटराइज्ड है, जबकि इनर फंक्शन हमने क्या लिखा, पैरामीटराइज्ड, और पैरामीटराइज्ड ही फंक्शन को हमने कॉल किया है। फू में एक पैरामीटर दिया हुआ इंटीजर टाइप का 1। अब आपको इससे फंक्शन डेफिनेशन से मैच करना है। तो फंक्शन डेफिनेशन देखिए यहाँ पे नीचे बनी हुई है, वाइट फू और इंट आई दैट मीन जो भी आई की वैल्यू है उसे यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है और अगेन प्रिंट किया है 2 को। अब यहाँ पर ये देखना है कि हमारा फंक्शन कॉलिंग होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन वाइट फू इंट किया और यहाँ पे वाइट फू इंट बना हुआ भी है, तो सेम कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन डिक्लेरेशन और डेफिनेशन मैच हो गई है और यहाँ पे 1 तो पास किया, बट इस 1 का कोई मतलब नहीं है। जो भी यहाँ से पास करते हैं हम फंक्शन के आर्गूमेंट के फॉर्मल आर्गूमेंट में आकर कॉपी हो जाता है, बट इससे हमने कहीं भी एक्सेस नहीं किया आई को। तो यहाँ पर आई की वैल्यू दैट में 1 तो नहीं आएगी, अगेन क्या प्रिंट होगा 2। अब बात करते हैं जो बाहर हमने डिक्लेरेशन किया है वाइट फू। देखिए फंक्शन के केस में ज़रूरी नहीं कि आप जो भी डिक्लेरेशन आपने किए हैं वो सारे डिक्लेरेशन आपको डिफाइन करने हों। हाँ, कंडीशन ये कि आपने किसी फंक्शन को अगर कॉल किया है तो इट मस्ट बी डिफाइंड। फंक्शन कॉल अगर मैंने किया वो डिफाइंड होना चाहिए, बट अगर कोई फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया है, ना ही उसे कॉल किया है ना ही उसे डिफाइन किया, तो इसका कोई भी एरर नहीं आता। तो ये देखिए अगेन आउटपुट क्या मिल रहा है 2। अगर मैंने ऐसा कोई फंक्शन कॉल किया होता, सपोज कीजिए जिसका नाम होता फू, और फिर हमने उस फंक्शन को डिफाइन ना किया होता, कॉलिंग तो की होती, तो एरर आती। तो कोई भी फंक्शन डिफाइंड नहीं है, कॉल है, तो एरर आएगी। या फिर कोई भी फंक्शन जिसको हमने डिफरेंट सिग्नेचर के साथ कॉल किया, दैट मीन यहाँ पे इंटीजर है बट मैंने यहाँ पे इंटीजर नहीं बनाया, तो एरर आ सकती है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर इस फंक्शन को देखिएगा, पिछले ही प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है। यहाँ पर क्या मॉडिफिकेशन किया हुआ है, यहाँ पे वाइट फू बनाया हुआ है और मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेरेशन किया हुआ है अगेन वाइट फू का।
बट मेन फंक्शन कह रहा है कि मेन फंक्शन किस फंक्शन को डिक्लेरेशन कर रहा है, जिसमें इंटीजर आर्गुमेंट दिया गया है उस फंक्शन के साथ एसोसिएट कर रहा है मेन। और यहाँ पर हमने जब फू को कॉल किया तो कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया। अब बाहर चलते हैं, फंक्शन देखते हैं। फंक्शन मैंने वाइट फू बनाया हुआ है जिसमें 2 को प्रिंट भी किया हुआ, और ये फू फंक्शन पहले हम डिक्लेयर भी कर चुके हैं मेन से पहले। तो यह देखिए इसकी तो कोई एरर नहीं, फू यहाँ डिक्लेयर्ड है, फू डिफाइंड है, और यहाँ पर फू कॉल भी हुआ है। बट प्रॉब्लम ये है कि मैंने मेन फंक्शन के अंदर एक फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है वाइट फू, जिसमें हमने कहा है कि आपको इंटीजर वैल्यू पास करनी है। अब अगर ये लाइन नहीं होती तो ऑटोमेटिकली हमारा जो फंक्शन कॉलिंग है वो किसको एसोसिएट करता, बाहर से अपने आप को एसोसिएट कर लेता, दैट मीन्स बाहर के फंक्शन को ही कॉल करता। बट जब किसी लोकल स्कोप में एक ही नाम से कोई भी डिक्लेरेशन कर दिया जाता है तो हमारा कंट्रोल उसे एसोसिएट करता है लोकल स्कोप से। दैट मीन्स यहाँ पर जिस फू की कॉलिंग होगी वो केवल इसी फू की कॉलिंग हो सकती है जो कि मेन के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है, क्योंकि उसे जब लोकल स्कोप में कोई भी फंक्शन बॉडी मिल जाती है तो वह बाहर के स्कोप में उसे सर्च नहीं करता। तो जब आप यहाँ पे इसकी डिक्लेरेशन को देखेंगे तो यहाँ पे इंटीजर के साथ डिक्लेरेशन हो रहा है, बट यहाँ पे कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं हो रहा है, तो इस कारण से यहाँ पर आएगी एरर। अगर ये लाइन यहाँ से हटा दी जाए तो फिर कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन मुझे मिल जाएगा। बट इस सिचुएशन में क्या है, क्योंकि मेरे पास इंटरनल या लोकल स्कोप में कोई भी फंक्शन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो चुका है, तो हमारा कंपाइलर उसे बाहर के स्कोप के साथ एसोसिएट नहीं करेगा। तो ये देखिए यहाँ पर एरर आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पर हमने लोकल स्कोप में उसका जो सिग्नेचर दिया है वो हमने अलग दिया है। अब थोड़ी देर के लिए इसे कर देते हैं कमेंट। अब इसी प्रोग्राम को चलाते हैं तो देखिए बिना किसी परेशानी के ये प्रोग्राम चल रहा है और आपको ट्रू आउटपुट में दे रहा है। तो दिक्कत इसलिए नहीं हो रही है कि फंक्शन को हमने नॉन पैरामीटराइज कॉल किया, दिक्कत ये आ रही कि मैंने यहाँ पर एक अनदर फू फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है और कंपाइलर को ये बताया है कि हमें जो भी फंक्शन कॉल करना है उसका सिग्नेचर कुछ इस तरह से होगा जिसमें इंटीजर पास किया जाएगा, जबकि हमने वो सिग्नेचर यहाँ पे फॉलो नहीं किया। तो याद रखें, क्योंकि हम सी पढ़ रहे हैं, अगर ये C++ का केस होता तो इस तरह की एरर नहीं आती, क्योंकि वहां पर फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट चलता है। दैट मीन वी कैन क्रिएट मल्टीपल फंक्शन हैविंग द सेम नेम बट डिफरेंट आर्गुमेंट, बट इन केस ऑफ सी इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक फंक्शन ओवरलोडिंग, इसलिए भी यहाँ पर एरर आ रही है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस प्रोग्राम को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे 2 फंक्शन बने हुए हैं, void m है एंड void n है, और यहाँ पर m की नेस्टिंग की गई है n फंक्शन में, और फिर मेन के अंदर भी एक फंक्शन डिफाइन करके फंक्शन कॉलिंग की गई है। अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। हाई आएगा, या फिर कंपाइल टाइम एरर आएगा, या फिर नथिंग आएगा, या फिर डिफरेंट कंपाइलर पर डिफरेंट आउटपुट आ सकता है। ओके सो दोस्तों, यहाँ पर देखिए हम इसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लें। सबसे पहले मैं वाइड मैन से शुरू करते हैं। देखिए आपको कहीं वाइड मैन देखने को मिल रहा है, कहीं पे इंट मैन देखने को मिल रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे दोनों ही तरह से मैन चलाए जा सकते हैं। अगर मैंने इंटीजर मैन लिखा या सिर्फ मैन लिखा तो आपको नीचे रिटर्न कीवर्ड देखने को मिलेगा, रिटर्न 0। बट अगर मैंने वाइड लिखा हुआ है तो रिटर्न कीवर्ड मेन में नहीं मिलेगा। तो अगर हम इस फंक्शन की बात करें वाइड मैन की, तो देखिए वाइड मैन के अंदर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया वाइड एम बनाया हुआ, और उसमें प्रिंट किया हुआ है हमने हाई को। हम बाकी फंक्शन की चर्चा बाद में, पहले हम मेन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से देखें अगर, तो हमने यहाँ वाइड एम तो बनाया, बट उस एम को मेन के अंदर कहीं भी कॉल नहीं किया। जब मेन के अंदर कोई फंक्शन कॉलिंग हुई ही नहीं है तो एक समस्या तो ये होगी कि भाई यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है कि इस वाइड एम की कॉलिंग एक जगह और हुई है, वो है मेन के बाहर। ये देखिए वाइड एन के अंदर हमने फंक्शन कॉल किया है फंक्शन कॉल किया है एम को। अब यहाँ पर देखिएगा वाइड एम डिक्लेयर्ड भी है एंड वाइड एम कॉलिंग हुई है, लेकिन ग्लोबल स्कोप में, जिस स्कोप में वाइड एम डिक्लेयर्ड हुआ है, क्या उसी स्कोप में एम की डेफिनेशन हमें मिल रही है? यहाँ नहीं मिल रही है, क्योंकि एम डिफाइन तो मेन के अंदर है। तो एक चीज और याद रखिएगा,
स्कोप का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन कॉलिंग हो रही है तो ग्लोबल स्कोप से लोकल स्कोप में कॉलिंग हो सकती है, बट लोकल स्कोप का फंक्शन कभी भी ग्लोबल में कॉल नहीं हो सकता है। दैट मीन्स अगर कोई फंक्शन किसी अन्य फंक्शन के अंदर डिफाइन है तो उसकी कॉलिंग उस फंक्शन के अंदर तो हो सकती है बट उस फंक्शन से बाहर नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ये जो m की कॉलिंग है ये हमें कंपाइल टाइम एरर भी शो करेगा। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर ये जो m है इसकी डेफिनेशन हमें बाहर नहीं मिल रही, किसमें मिल रही है? मेन के अंदर मिल रही है, और मेन के अंदर कोई भी वेरिएबल या फंक्शन होगा वो मेन के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। तो चलिए इसको हम रन करके देखें जरा कि इसका सही आंसर क्या हो। देखिए हमने इसे किया रन, और यहाँ पर देखिए आ रही है एरर, क्योंकि m की डेफिनेशन हमारे कंपाइलर को नहीं मिल रही है, क्योंकि कंपाइलर उसे लोकल स्कोप में नहीं जाएगा देखने, सिर्फ उसे ग्लोबल में देखेगा। तो इस कारण से आ रही है एरर। चलिए अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ से डिलीट कर दूँ तो अब कोई एरर तो नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वाइड m के अंदर जो हाई प्रिंट है वो प्रिंट भी नहीं होगा। देख रहे हैं आप, एरर तो नहीं आ रही, बट क्योंकि मेन के अंदर डिफाइन है बट कॉलिंग नहीं है। अब देखिए आपने मेन के अंदर डिफाइन किया और मेन के अंदर ही कॉल किया तो कोई एरर नहीं है, बल्कि वो फंक्शन कॉल होगा और हाई प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए हाई प्रिंट हो गया। ये चीज़ आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। अगर ये फंक्शन मेन के बाहर डिफाइन है, ये देखिए बाहर हमने डिफाइन किया हुआ है, तो मेन के अंदर भी कॉल हो सकता है और मेन के बाहर भी कॉल हो सकता है। तो ग्लोबल स्कोप से आप लोकल स्कोप पे चीज़ों को ला सकते हैं, लेकिन लोकल स्कोप से ग्लोबल स्कोप में नहीं ले जा सकते। तो ये देखिए हाई प्रिंट हो रहा है। अब अगर यही चीज़ यहाँ पर n के अंदर भी कॉल हो गई होती तो कोई एरर नहीं आती। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगेन एक क्वेश्चन आपके सामने है, वाइड मेन बनाया हुआ है और m को कॉल किया है, और यहाँ पर देखिए वाइड m डिफाइन किया हुआ है जिसमें हाई को प्रिंट किया है और अगेन m को कॉल किया है। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले या पिछली क्लासेस में भी हमने रिकर्शन की बात की थी। अगर किसी फंक्शन में खुद के फंक्शन को कॉल किया जाए और उस नाम का फंक्शन अलग से उस फंक्शन के अंदर नहीं बना है, तब वो फंक्शन बार बार खुद को कॉल करेगा और ये एक बन जाएगा रिकर्शन का प्रोग्राम, और ये इनफाइनाइट लूप को जन्म देता है। तो देखिए सबसे पहले मेन में m को कॉल हुआ, क्योंकि मेन से प्रोग्राम रन होना शुरू होता है। तो मेन में सबसे पहले m कॉल हुआ तो दैट मीन्स प्रिंट करेगा हाई को, और फिर से खुद को कॉल करेगा तो अगेन प्रिंट करेगा हाई को, एंड देन इस तरह से इनफाइनाइट टाइम हाई प्रिंट होता रहेगा। तो चलिए इसे क्यों ना रन करके देख लिया जाए। हमने इसे किया बिल्ट एंड रन, तो ये देख सकते हैं आप इनफाइनाइट टाइम हाई प्रिंट हो रहा है। सो इट इज द केस ऑफ रिकर्शन। यही रिकर्शन का केस है हमारे लिए। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर देखिएगा, इस कोड को ध्यान से देखिए। वाइड मेन बनाया हुआ है, देन मेन के अंदर स्टैटिक इंटीजर x बनाया हुआ है जिसकी वैल्यू 3 कर दी है, x को प्लस प्लस किया है। एक कंडीशन लगाई है कि अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है तो मुझे हाई को प्रिंट करना है एंड अगेन मेन को कॉल करना है। यहाँ पर देखिएगा फिर से रिकर्शन का ही कंडीशन बन रहा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, 3 प्लस प्लस 4 किया दैट मीन्स 4 इज लेस देन 5, तो यहाँ पर प्रिंट किया हाई को, तो हाई तो प्रिंट होगा, और हाई को प्रिंट करने के बाद देखिए फिर अगेन मेन फंक्शन कॉल होगा। सो अगेन ये मेन की बॉडी रिपीट होगी। अब यहाँ पर देखिएगा अगर ये रिपीटिशन होता है तो यहाँ पर एक हमारे दिमाग में ये बात आएगी कि पहले स्टेटमेंट से वापस रिपीट करना शुरू करेगा तो क्या दोबारा x इक्वल टू 3 वापस सेट कर देगा और फिर x प्लस प्लस करेगा तो फिर तो x 4 हो जाएगा अगेन, तो ये कभी 5 पे पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर एक कीवर्ड लगा हुआ है स्टैटिक। तो दिस इज द स्टैटिक क्लास। सी में 4 तरह की क्लासेस होती हैं किसी भी वेरिएबल की, ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक और रजिस्टर। यहाँ पर स्टैटिक जब भी किसी वेरिएबल के साथ लगा हो तो एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि वह वेरिएबल पूरे प्रोग्रामिंग के दौरान केवल एक बार ही क्रिएट होगा। उसके बाद इस लाइन को दोबारा तब तक एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा जब तक आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होकर दोबारा स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रोग्राम की बात हो रही, ना कि फंक्शन की। तो अगर किसी भी फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल को स्टैटिक कीवर्ड से बनाया गया तो फंक्शन चाहे जितनी भी बार कॉल हो,
ये वाला स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब नेक्स्ट टाइम इस स्टेटमेंट को कंपाइलर स्किप कर देगा। तो भाई अगली बार जब मेन कॉल हुआ तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा क्योंकि स्टैटिक लगा हुआ था, तो सीधे कहाँ चलेगा x प्लस प्लस। तो याद करें पिछली बार x की वैल्यू हो गई 3 से बढ़कर 4, तो इस बार 4 से बढ़कर हो गई 5। अब यहाँ चेक किया क्या x लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है अभी, तो अगेन प्रिंट हुआ है एंड देन अगेन मेन को कॉल किया, अगेन मेन कॉल हुआ तो क्योंकि यहाँ स्टैटिक लगा इसे स्किप कर देगा और यहाँ से शुरू करेगा x प्लस प्लस, तो अगेन हो जाएगा 6। अब क्योंकि x की वैल्यू हो गई है 6 तो यहाँ पर कंडीशन हो गई फॉल्स, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो अब यहाँ पर मेन फंक्शन की कॉलिंग नहीं होगी और ना ही हाई को प्रिंट करेगा। तो टोटल कितनी बार हाई प्रिंट हुआ, 2 बार। तो इसे देखेंगे 2 बार प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं 2 बार हाई प्रिंट हो रहा है। तो स्टैटिक, अगर मैंने स्टैटिक हटा दिया यहाँ से, चलिए ये भी देख लीजिए, अगर मैंने स्टैटिक हटा दिया तो जितनी बार मेन फंक्शन कॉल होगा उतनी बार ये पहली लाइन से शुरू करेगा। तो अगेन x की वैल्यू हो जाएगी 3 से बढ़कर होगी 4 और 4 हो जाएगा 5 से कम, तो फिर से हाई प्रिंट होगा। फिर अगेन ये मेन फंक्शन कॉल होगा, फिर से x की वैल्यू 3 सेट कर देगा, फिर 3 से बढ़ा के 4 करेगा। तो इस तरह से हमेशा ही x की वैल्यू 5 से कम होगी और ये इनफाइनाइट लूप की तरह चलता जाएगा। तो ये देखिए इनफाइनाइट लूप की तरह ये चलता जा रहा है। तो स्टैटिक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक क्या करता है, इट प्रिजर्व द वैल्यू बिटवीन मल्टीपल फंक्शन कॉल। दैट मीन्स किसी वेरिएबल का डिक्लेरेशन मल्टीपल फंक्शन कॉल के दौरान बार बार नहीं होता। नेक्स्ट लाइन, सॉरी नेक्स्ट प्रोग्राम, चलिए इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर ये प्रोग्राम कह रहा है कि जब भी आप फंक्शन फू को कॉल करेंगे रिटर्न करेगा 1, और यहाँ पर x इक्वल टू 0 लिया हुआ और x में हमने फू को कॉल किया हुआ है। फंक्शन के हिसाब से देखा जाए वैसे तो ये कह रहा है कि 1 रिटर्न करेगा तो x में 1 आ सकता है और जब हम प्रिंट करेंगे तो वहाँ 1 प्रिंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें फंक्शन का रिटर्न टाइप, फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखा हुआ है void। अगर किसी फंक्शन में रिटर्न टाइप void लिखा है तो आप उसमें वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते, और जब वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते तो यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग जहाँ पर हुई है यहाँ पर आएगी एरर। तो एरर एक्चुअली इस प्रोग्राम में है कंपाइल टाइम एरर। देख लेते हैं कहाँ पर आ रही है एरर। तो 2 ही सिचुएशन है, या तो जहाँ पर हमने रिटर्न लिखा वहाँ पर एरर आएगी या फिर जहाँ पर हमने कॉल किया यहाँ पर एरर आएगी। तो देखिए जहाँ पर हमने कॉल किया है यहाँ पर क्या आ रही है एरर, क्योंकि फंक्शन कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। तो इस तरह के फंक्शन जिसमें void कीवर्ड से जिसे डिक्लेयर किया गया है आप उसे किसी भी वेरिएबल में असाइन नहीं कर सकते हैं। अब इसमें चेंज करके देख लूँ। अगर देखिए इस फंक्शन से void हटा दिया जाए, ये देखिए यहाँ से void हटा दिया, अब ये नॉर्मल फंक्शन बन गया। नॉर्मल फंक्शन दैट मीन्स डिफॉल्ट टाइप उसका इंट होगा और अब ये प्रोग्राम कोई एरर नहीं देगा और 1 प्रिंट कर देगा। देखिए 1 प्रिंट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे फू को कॉल कर, फू क्या रिटर्न कर रहा है 1। तो एरर को समझना बहुत जरूरी है कि किस कारण से एरर आती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम। अगेन देखिए कुछ पैरामीटराइज फंक्शन बनाए गए हैं और उन्हें मेन में किस तरह से कॉल किया हुआ है ध्यान से देख लीजिए। The first function is created void m with the argument integer k, जो कि क्या प्रिंट कर रहा है। देन अगेन m फंक्शन को डिफाइन किया जिसमें डबल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है k और यहाँ पे हेलो को प्रिंट किया हुआ है। तो ये बताया गया कि आपके पास 2 फंक्शन बने हैं जिनका नाम m है, एक में इंटीजर पास किया, एक में डबल पास किया और मेन में मैंने 3 को पास करके कॉल किया। हमें ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा m या कौन सा फंक्शन कॉल होगा, फर्स्ट वाला या फिर सेकेंड वाला। दैट मीन्स हाई प्रिंट होगा या फिर हेलो प्रिंट होगा। 4 ऑप्शन आपके पास है, हाई, हेलो, कंपाइल टाइम एरर या फिर नथिंग। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की कि सी में फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। दैट मीन्स हम सी में एक ही नाम से एक से ज़्यादा फंक्शन नहीं बना सकते। अगर ये सी के अलावा कोई और लैंग्वेज होती है, सपोज के C++, तो कोई दिक्कत नहीं थी। एक बार एक m बनता इंटीजर और आर्गूमेंट के साथ, एक बार m बनता डबल आर्गूमेंट के साथ, लेकिन यहाँ पर इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं है।
तो जैसे ही आप कोई दूसरा फंक्शन बनाने जाएंगे जो कि ऑलरेडी बन चुका है, एक बार डिफाइंड हो चुका है एक बार, वो यहाँ पर एरर दिखाएगा। तो डुप्लीकेट डेफिनेशन के कारण एरर आ रही है। तो यहाँ पर अगर इसका नाम मैं बदल दूँ m1 तो कोई दिक्कत नहीं है, और m को कॉल करेगा, दैट मीन हाई प्रिंट होगा, देख सकते हैं आप। लेकिन आप C में एक ही नाम से एक से ज़्यादा फंक्शन डिक्लेयर नहीं कर सकते, भले ही उनके आर्गुमेंट अलग अलग हों। ये कॉन्सेप्ट C++ में यूज होता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इस प्रोग्राम का आउटपुट आपको गेस करना है। यहाँ पर इंटीजर फू नाम का फंक्शन बना हुआ है और यहाँ इंट आई इक्वल टू फू को कॉल किया। अब यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं क्या यहाँ पे सिग्नेचर या सिंटैक्स के कारण कोई एरर आएगी। नहीं आएगी, क्योंकि इंटीजर रिटर्न कर रहा है और यहाँ पे इंटीजर आई में रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी बॉडी में। तो फंक्शन डेफिनेशन देखेंगे और ये देखेंगे फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है। दैट मीन आई में क्या रिटर्न होने वाला है। तो आई में तो 2 रिटर्न हो रहा है, देखिए रिटर्न 2 हो रहा है, बट ये फंक्शन प्रिंट क्या कर रहा है, 2। तो फंक्शन printf 2 कर रहा है, देन 2 रिटर्न भी कर रहा है, और जो रिटर्न हो रहा है वो किस में आ रहा है, आई में आ रहा है। अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। केवल 2 प्रिंट होगा, ये 2 प्रिंट होगा, ये कंपाइल टाइम एरर आ सकती है, या फिर कंपाइलर बेस्ड रहेगा, या फिर स्टैंडर्ड बेस्ड रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पे रिटर्न हम कर रहे हैं और प्रिंट भी कर रहे हैं, तो जब फंक्शन कॉलिंग होगी तो सबसे पहले तो printf चलेगा, तो बिना किसी समस्या के स्क्रीन पर 2 प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद वैल्यू रिटर्न भी करेगा, तो वैल्यू रिटर्न होकर आई में आ जाएगी, किसके पास, मेन फंक्शन के पास। लेकिन हमने इस आई को ना तो प्रिंट किया है, ना ही शो किया है, ना ही किसी प्रकार की एक्सेसिंग की, तो उस आई की वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करेगा। बट फंक्शन एक बार 2 को डिस्प्ले कर चुका होगा। तो यहाँ पर इसे करते हैं रन, और ये देखिए स्क्रीन पर क्या मिल रहा है, 2। तो ये वाला 2 प्रिंट हो रहा है जो फंक्शन के अंदर printf लिखा है, ना कि ये रिटर्निंग वाला। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो फंक्शन में रिटर्न होकर 2 तो आएगा आई में, बट ये आई प्रिंट नहीं हुआ है, तो दैट मीन्स कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो ये देखिए नथिंग, कोई आउटपुट नहीं आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस प्रोग्राम को देखिए जरा, और इस प्रोग्राम का आउटपुट आपको गेस करना है कि x की वैल्यू क्या आने वाली है। जंक वैल्यू, या फिर रन टाइम एरर, या फिर 0, या फिर अनडिफाइंड। अब देखिए कुछ बच्चों को ये लग सकता है कि यहाँ पे जंक या गार्बेज वैल्यू आएगी क्योंकि x में कुछ भी असाइन नहीं किया। लेकिन दोस्तों जब भी आप वेरिएबल की वैल्यू निकालें तो या फिर गेस करें इसकी वैल्यू, तो एक रूल आप याद रखिएगा, वेरिएबल के 2 स्कोप हैं, लोकल एंड ग्लोबल। जब आप ग्लोबल स्कोप में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तब वो गार्बेज नहीं लेता, बल्कि 0 या एम्प्टी लेता है। तो 0 कब लेगा, जब वो न्यूमेरिक टाइप का होगा। एम्प्टी कब लेगा, जब कैरेक्टर टाइप का होगा। और जब लोकल वेरिएबल बनते हैं तब क्या होता है, तब वो गार्बेज ले लेते हैं अगर कोई वैल्यू ना दी जाए। तो यहाँ पर x क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल है, सो दैट मीन्स इट विल नॉट टेक गार्बेज, और जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0। तो x की वैल्यू क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। देख सकते हैं आप x की वैल्यू क्या रह रही है, 0 रह रही है। बट अगर इसी x को यहाँ से हटाकर मैं यहाँ पर, चलिए बाहर भी रहने दें, और इंटीजर हमने यहाँ बना दिया, देखिए कोई एरर नहीं, क्योंकि एक ग्लोबल में और एक लोकल में डिफरेंट स्कोप में हम सेम नाम को वेरिएबल बना सकते हैं। लेकिन कंपाइलर किसे रन करेगा, किसे रीड करेगा, लोकल स्कोप को। तो अब यहाँ लोकल स्कोप का एक्स प्रिंट होगा, जो कि कुछ भी प्रिंट हो सकता है। देखिए गार्बेज 57 आ रहा है, जो कि हमने दिया नहीं, तो इट्स अ गार्बेज वैल्यू। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या मिलने वाला, राइट आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक हमने इंटीजर x इक्वल टू 5 डिक्लेयर किया हुआ है मेन के बाहर, और मेन के अंदर हमने x इक्वल टू 3 डिक्लेयर किया हुआ है। अब यहाँ पर हमने x को प्रिंट किया है, देखिए printf %d x को प्रिंट किया हुआ है। देन अगेन कर्ली ब्रैकेट में x इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, और कर्ली ब्रैकेट से बाहर मैंने फिर से x को प्रिंट किया हुआ है। आपको बताना है कि x की वैल्यू 3 यहाँ पर क्या प्रिंट होगी, 3 and 3, या 3 and 4, या 4 and 4, 3 and 5 क्या प्रिंट होने वाली है। आपके पास 3 ही ऑप्शन है, रन टाइम एरर, 4 ऑप्शन रन टाइम एरर, या 3-3, या 3-5, या 3-4। तो दोस्तों यहाँ पे एरर की तो कोई संभावना है नहीं, क्योंकि कुछ बच्चों को लग सकता है 2 बार एक्स डिक्लेयर है, बट कोई दिक्कत नहीं, एक ग्लोबल स्कोप में और एक लोकल स्कोप में। अब बात ये आती है कंपाइलर किसे रीड करेगा, लोकल स्कोप को। जब यहाँ प्रिंट एक्स करने वाले हैं तब यहाँ लोकल स्कोप का एक्स प्रिंट होगा, दैट मीन्स 3 प्रिंट हुआ।
3 प्रिंट होने के बाद देखिए कर्ली ब्रैकेट लगा, ये केवल कंफ्यूज के लिए है, लोकल स्कोप बनाने के लिए, बट इस स्कोप के अंदर हमने x इक्वल टू 4 असाइन किया। तो देखिए इस स्कोप में इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई नया x तो डिक्लेयर हुआ ही नहीं है, ना तो मैंने इंटीजर x बनाया है। तो अब क्योंकि यहाँ कोई डिक्लेयर नहीं हुआ तो ये बाहर के स्कोप के x को पढ़ेगा, दैट मीन्स इस x को जो कि 3 था उसी x की वैल्यू हो जाएगी 4। अब हम बाहर आ गए, अब मैंने x को प्रिंट किया। अगर यहाँ कोई x डिक्लेयर होता भी तो उसे हम इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते थे, बट यहाँ पर हम मेन फंक्शन में हैं, तो मेन फंक्शन में दैट मीन्स ये मेन वाला x से एक्सेस होगा, बट इस मेन वाले x की वैल्यू 3 से हटाकर क्या हो चुकी है, 4 हो चुकी है। तो यहाँ पर 4 प्रिंट होने वाला है और बाहर का जो x हो कहीं भी प्रिंट नहीं होगा, ग्लोबल वाला। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा 3 and 4। देखिए 3 and 4, 34 दिख रहा है बट इट्स नॉट 34, 2 बार वैल्यू आई है, एक बार 3 प्रिंट हुआ और एक बार 4 प्रिंट हुआ है। सो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।